हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें हमारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो कि हमारे DSSB में पूछे जाते हैं। हमारे PGT, TGT और PRT एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। TGT में अगर हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट के साथ ये 10 नंबर में पूछे जाते हैं, और अगर हम PGT लेवल पे बात करें तो ये 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आज सारे ही क्वेश्चन जो इस वीडियो में रहेंगे वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, सभी को पता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने दिया था, उनके अनुसार ये ZPD के बारे में पूछना चाहते हैं। ZPD की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र की विशेषता। ठीक है, तो ZPD की विशेषता क्या है? तो ZPD के बारे में हमने बहुत बार, मेरी पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब एक छात्र स्वतंत्र रूप से और निर्देशित सहायता से क्या वो सीख सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को हम ZPD बोलते हैं। मतलब आपके पास एक स्टूडेंट है या आप खुद ही हो, आप फ्रीली किसी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जब आपको उस टॉपिक के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तब आपका उस टॉपिक के सीखने में कितना डिफरेंस आया। मतलब आपने एक तो फ्रीली पढ़ा, एक आपने किसी की हेल्प से सेम टॉपिक को पढ़ा, तो दोनों लेवल में क्या होता है भाई? डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पाठ्यक्रम विकास के लिए, पाठ्यक्रम विकास हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यक्रम विकास के लिए सामाजिक पुनर्निर्माणवादी दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण आलोचना का तर्क है कि यह, तो वहाँ पे जो ये अलग अलग हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के जो व्यूज़ हैं, दृष्टिकोण हैं, उनमें से एक क्या है भाई? सामाजिक पुनर्निर्माणवादी। तो उनकी एक महत्वपूर्ण आलोचना का तर्क, क्रिटिसाइज किया उन्होंने किसी चीज़ को, और उसका तर्क क्या है वो हमसे पूछा है। तो वो क्या है? संभावित रूप से छात्रों पर विशिष्ट राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण थोप सकता है। ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमसे इवैल्यूएशन के बारे में। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जब हम किसी भी स्टूडेंट का भाई इवैल्यूएशन करते हैं ना, उस इवैल्यूएशन टूल में एक हमारे पास रूब्रिक्स होता है। तो उस रूब्रिक्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो रूब्रिक्स क्या होता है? शैक्षणिक कार्य की, जो भी उसने शैक्षणिक कार्य किया पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी ग्रेडिंग या स्कोरिंग के लिए मानदंड और मानकों का एक सेट प्रदान करने के लिए, जिसमें आमतौर पर प्रदर्शन के विभिन्न स्तर शामिल हैं। ठीक है, रूब्रिक्स में ग्रेडिंग या स्कोरिंग पहले से ही सेट कर रखे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टूडेंट की जो उसकी शैक्षणिक कार्य प्रणाली है उसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहयोगात्मक शिक्षण की संभावित कमियों पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है? व्यक्तिगत समझ का आकलन करने में कठिनाई, समूह के अधिक प्रभावशाली सदस्यों के योगदान पर अत्यधिक निर्भरता, सक्रिय शिक्षण, विविध दृष्टिकोण और स्व प्रबंधन कौशल को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है। तो देखिए, इसमें जो चुनौतियां उत्पन्न होंगी, एक तो रहेगी हमारी पहली कि व्यक्तिगत समझ का आकलन करने में, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन की जो समझ है उसका आकलन करने में कठिनाई। दूसरा, समूह के अधिक प्रभावशाली सदस्यों के योगदान पर अत्यधिक निर्भरता। तो ये दो हमारे लिए चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शिक्षण रणनीति ब्रूनर के रचनावाद के सिद्धांत के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? तो ब्रूनर ने, सभी को पता है भाई, रचनावाद के सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे कौन सी जो एक रणनीति है वो अच्छी तरह से मेल खाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा पूछताछ आधारित शिक्षा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, जहाँ छात्र अवधारणाओं का अन्वेषण और खोज करते हैं।
ठीक है, वहाँ पे जो छात्र हैं वो स्वयं से क्या करते हैं, एक डिस्कवरी करके या सोच के अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्या देते हैं, आंसर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, रचनावाद सिद्धांत है, जो कि हमारा किसने दिया था, ब्रूनर ने। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम के वर्गीकरण संरक्षित शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करते समय कौन सा क्रिया वाक्यांश विश्लेषण के सत्र को सबसे प्रभावी ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा दो अलग अलग सिद्धांतों की तुलना और विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की स्टेज में, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज दी हैं, तो उनमें से किस स्टेज में प्रतीकात्मकता विचार में संलग्न होने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता आमतौर पर विकसित होती है। तो ये होता है भाई हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके दौरान। कला शिक्षा के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा प्रोत्साहित करती है। अब अगर बहुसंस्कृतिवाद होगा तो इससे क्या होगा, विभिन्न संस्कृतियों और जातियों की कलात्मक अभिव्यक्तियों को जांच करने और उनकी सराहना करने को, मतलब हम ये कर पाएंगे। ठीक है, अगर कला शिक्षा में हम बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम में भाषा को लागू करने में एक बड़ी चुनौती क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम, करिकुलम में भाषा को लागू करना एक बड़ी चुनौती क्या है, तो वो क्या है भाई, विषय वस्तु के शिक्षकों का प्रतिरोध, जो महसूस करते हैं कि यह उनके सामग्री फोकस का उल्लंघन करता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनका प्रतिरोध, ये एक बड़ी चुनौती है हमारे करिकुलम में। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में स्व मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग करता है, यह अभ्यास विद्यार्थियों को सीधे कैसे लाभ पहुंचाता है। स्व मूल्यांकन मतलब खुद का ही मूल्यांकन करना, तो यह एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को कैसे लाभ पहुंचाएगा, एक विद्यार्थी को, तो यह छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने, वो खुद ये देख पाएंगे कि हमने कितना सीखा है, और मेटाकोग्निटिव कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेटाकोग्निटिव भी यही होता है कि स्वयं का मूल्यांकन जब बच्चा करता है, तो ये जो एक स्किल है, मेटाकोग्निटिव स्किल बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्वयं मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन का एक बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा नीतियों में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण की अवधारणा मुख्य रूप से वकालत करती है। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण LRI, तो ये क्या दर्शाती है, दिव्यांग छात्रों, मतलब जो डिसेबल स्टूडेंट है, दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्रों को यथासंभव नियमित शैक्षिक वातावरण के निकट शिक्षा देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम की चुनौती मुख्य रूप से किसके दौरान सामने आती है। मतलब देखिए, एरिक्सन ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो स्टेज है ना, वो स्टेज है कि वो बच्चे को यही नहीं पता होता कि हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या है लाइफ में। तो वो जो स्टेज सामने आती है भाई, वो स्टेज हमारी सामने आती है किशोरा अवस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा नीतियों के संदर्भ में उचित अकोमोडेशन की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। देखिए, उचित अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होगा, दिव्यांग छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक और उचित संशोधन करना, चाहे वो किसी भी चीज में है, सारी जो चीजें होंगी वो हमारे दिव्यांग छात्रों को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ अकोमोडेट करके चलेंगी। तो चाहे हमें कहीं भी संशोधन करना पड़े, हमें उन बच्चों के लिए करना पड़ेगा। ये हमारी समावेशी शिक्षा नीति की रणनीतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन सभ्यताओं पर इतिहास के
पाठ की योजना बनाते समय एक शैक्षिक ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों जैसे प्राथमिक स्रोतों को शामिल करने पर विचार करता है। उन्हें किस संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए? तो हमें जो चुनौती यहाँ पे है वो है छात्रों को प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक स्रोत बहुत जटिल और दुर्गम हो सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण का हर्बेटियन मॉडल। ये हम हर्बेटियन मॉडल काफ़ी फेमस मॉडल रहा है। शैक्षणिक योजना में किस तत्व के महत्व पर जोर देता है? तो ये जो मॉडल है ये कहता है व्यापक समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए परस्पर संबंधित चरणों के माध्यम से विचारों का क्रमिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी अवधारणा जेंडर पहचान के परफॉर्मेंस और तरलता पर जोर देती है? तो ये रहेगी जेंडर प्रदर्शनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना करना कि जो कला का इतिहास और कला इतिहास दोनों प्रदान करता हो। कौन सा कथन इन दोनों पेशकशों को सबसे सटीक रूप से अलग करता है? तो देखिए कला का इतिहास क्या बताया है, मुख्य रूप से एक सौंदर्य घटना के रूप में कला की जांच करना, जबकि कला इतिहास का मतलब क्या है, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करना। तो ये दोनों का ही बिल्कुल सटीक रूप से अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत विभिन्न विषयों और विषय क्षेत्रों में ज्ञान के अंतर संबंध पर जोर देता है? तो ये कौन सा सिद्धांत रहेगा? क्षैतिज एकीकरण। नेक्स्ट है भाई, कौन सा कथन किसी डिसिप्लिन के भीतर ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में आलोचना की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो ये क्या रहेगा? आलोचना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है जो पिछले ज्ञान के मूल्यवान योगदान को स्वीकार करते हुए मान्यताओं पर सवाल उठाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिकरण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवधारणा बच्चों द्वारा अपनी जेंडर पहचान के निर्माण में निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका पर जोर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जेंडर स्कीमा। नेक्स्ट है, लैंगिक सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस विमा को शामिल करता है? तो अंतर और पदानुक्रम, ये दोनों ही हमारे इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, Which of the following depict the possible or logical relationship between academic discipline and school subjects? दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है academic discipline और school subjects के बीच में। Academic discipline and school subject are essentially continuous. Academic discipline and school subject are different but interdependent. तो अब ये दोनों ही क्या शो कर रहे हैं? Both are showing the relationship between the academic discipline and the school subject. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा both 1 and 2. नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए नॉन प्रोजेक्टेड एड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। नॉन प्रोजेक्टेड एड क्या है? ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट की मतलब हेल्प नहीं हो रही, तो वो हमारा है चौक और बोर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन जो प्लान करते हैं उसकी लिमिटेशन पूछी गई है। तो इट मेक टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड बट रिजिड। देखिए यहाँ पे जो टीचिंग है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम बनाते हैं लेसन प्लान को, लेकिन वहाँ पे टीचिंग रिजिड हो जाती है कि जिस प्लानिंग से हमने लेसन प्लान तैयार किया हम उसी वे से बच्चों को लेक्चर एग्जीक्यूट करके पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे एक रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि हम थोड़ा सा इससे डेविएट होके पढ़ा पाएँ। और टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन इट मे थिंक रूटीनाइज्ड, और टू मच ऑफ एम्फेसाइज ऑन इट, अगर हम इस पे ज़्यादा ही जोर डालते हैं तो ये चीज़ों को एक रूटीन की तरह बना देता है। तो ये दोनों ही क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्लासिफिकेशन सभी को पता है मेंटल रिटार्डेशन की गिवन है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, व्हाट इज द रेंज ऑफ IQ फॉर सीवियरिटी लेवल। सीवियरिटी लेवल का IQ रेंज क्या होता है? सीवियरिटी को इन्होंने क्या माना है? प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ऐसे जो सीवियर स्टूडेंट है, सीवियर जो मेंटली रिटार्डेड है, उनका IQ लेवल भाई 20 से भी नीचे होता है, बिलो 20। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर
ऑफ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल को इनकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस और सोशल नेचर दोनों ही क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होती है वो इन वे में से किसके थ्रू होती है, कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विद द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज आए, कुछ एक्सपीरियंसेस आए, तो आपने उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर लिया। सेकंड क्या है, फोकसिंग ऑन द इंटर रिलेशनशिप, दो कंसेप्ट आपके सामने हैं, आपने उन दोनों कंसेप्ट के बीच में इंटर रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया, तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। दोनों ही वे से हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटस इंडिकेटर ऑफ जेंडर। स्टेटस इंडिकेटर ऑफ जेंडर हमसे पूछा है, तो सेक्स रेशो और एजुकेशन दोनों ही क्या है, स्टेटस इंडिकेटर है जेंडर के, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नॉन ऑब्जेक्टिव और गोल। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेंड की, कब की, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ गोल्स थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है उसमें किस तरीके की एक्टिविटी अरेंज होनी चाहिए। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मतलब है जहाँ पे बच्चा नॉलेज की कंस्ट्रक्शन खुद से कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होने चाहिए, फील्ड ट्रिप भी होने चाहिए ऐसी क्लासरूम के अंदर, प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो तीनों ही यहाँ पे हमारे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट कम अंडर द इन्फेंसी अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्फेंसी के अंदर आते हैं, तो इन्फेंसी में दोनों ही हो जाते हैं, कोग्निटिव भी और लैंग्वेज भी। इस प्रकार का सर्वन तब होता है जब हमारा ध्यान आंशिक रूप से विभाजित होता है, जैसे कि जब बच्चे पृष्ठभूमि में टेलीविजन चालू करके अपना गृह कार्य कर रहे होते हैं, या जब छात्र कक्षा के भीतर समूह में चर्चा कर रहे होते हैं तथा श्रवण में सक्षम होते हैं कि अगले समूह के छात्र क्या कह रहे हैं, दिया गया कथन किस प्रकार के श्रवण को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो अपना गृह कार्य भी कर रहे होते हैं, वो किसी और बातों में भी लगे हैं, और वो अगले छात्र क्या कह रहे हैं उस चीज़ को भी सुनने में वो सक्षम है। तो ये क्या बताता है, निष्क्रिय या सीमांत श्रवण। हर्बेटियन अप्रोच, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी, इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग अंडर विच हर्बर्ट हैज़ गिवन हाउ मैनी स्टेप, कितने स्टेप हर्बर्ट ने यहाँ पे दिए हैं। तो हर्बेटियन मॉडल की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट ने यहाँ पे 5 स्टेप्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम संसाधनों के शीर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे हमने मैच करना है भाई। तो मानव संसाधन में क्या आएगा, सहायक स्टाफ तथा विद्यार्थियों के साथ शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपलब्ध उचित समय, ये इसी के साथ मैच करेगा। सामग्री संसाधन में सभी को पता है, सामग्री में हमारी कार्य पुस्तिकाएं आ जाएंगी, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं। और वित्तीय संसाधन की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, उसमें विद्यालय को अनुदान तथा नियतन। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, for an effective assessment for learning, you need to take care of which of the following aspect while preparing for classroom teaching learning activity। तो यहाँ पे अगर आपको इफ़ेक्टिव असेसमेंट करनी है लर्निंग की, तो आपको किस स्टेप को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। पहला क्या है, स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ असेसमेंट appropriate to learning outcome of the concept unit topic and to be transacted in the classroom. Always begin with the diagnostic assessment, maybe informally by preparing a know want learn chart। तो ये दोनों ही स्टेप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एक पाठ योजना में, पाठ योजना मतलब एक लेसन प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो कौन कौन से अभिलक्षण होने चाहिए।
क्या कार्यान्वयन योग्य, लचीले और व्यापक। तो यहाँ पे भी ये तीनों ही पैरामीटर वहाँ पे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्यवहार रूपांतरण हेतु शिक्षण के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो प्राचीन अनुबंधन, स्वाभाविक व्यवहारों का अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राप्त किए गए व्यवहारों का अनुबंधन। तो पूछा क्या गया है कि व्यवहार रूपांतरण हेतु शिक्षण के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है भाई, पाठ्यचर्या नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपागम हैं। तो पाठ्यचर्या नियोजन के लिए प्रबंधकीय उपागम भी आएगा और बौद्धिक और शैक्षणिक उपागम भी आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखिए, in dash to fulfill the provision for disabled children and in the National Policy of Education in 1986, the Government of India launched the project for integrated education for the disabled। तो वो कब हुआ था, in 1987 के अंदर। आर्ट एजुकेशन इज द एरिया ऑफ लर्निंग बेस्ड अपॉन। तो ये किस पे बेस्ड होता है, द परफॉर्मिंग आर्ट, द विजुअल आर्ट और टेंजिबल आर्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज यूज्ड फॉर चाइल्ड कोग्निशन डेवलपमेंट एट द एज फ्रॉम 2 ईयर टू 7 ईयर। चाइल्ड की कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेज होती है भाई, 2 से 7 साल के बीच की अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है भाई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड द NEP नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कब अडोप्ट की थी ये हमारी गवर्नमेंट ने, 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच पेडागोजी इंडिकेट लर्निंग बाय डूइंग बेस्ड ऑन एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू डिफरेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात हुई थी या स्टूडेंट सेंटर्ड। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ओनली सेकंड, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज द असेसमेंट ऑफ क्लासमेट ऑन द रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। तो इस जो असेसमेंट होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इंक्लूड थ्रू द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी लैंग्वेज है जो इंक्लूड की गई थी 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो वो है हमारी नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एजुकेशन इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, द विजुअल टेंजिबल आर्ट, द परफॉर्मिंग आर्ट। तो आर्ट एजुकेशन में ये दोनों ही आएंगे, विजुअल और टेंजिबल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। नेक्स्ट है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक टू द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे डिवाइड which of the following domain of development into 4 stage, sensory motor stage, pre-operational, concrete operational और formal operational। क्या पूछा भाई, पियाजे डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इनटू 4 स्टेज। अच्छा, किस डोमेन को उन्होंने डेवलप किया है 4 स्टेजेस के अंदर, तो वो रहेगा हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। फिर से हमें मैच करना है, हमें ये दिए हुए हैं भाई। तो फर्स्ट का देखिए, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन, जो अभी सीवियर हमने पढ़ा था, तो वो रहेगा बिलो 20। और अगर हम बात करें माइल्ड मेंटली रिटार्डेड की तो 50 to 75, और सीवियरली मेंटली रिटार्डेड की बात करें तो वो रहेगा 20 to 34। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन द टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज the term dash denote a partially 3-dimensional full-size replica or scale model of a landscape typically showing historical event, nature scene or cityscapes for purposes of education or entertainment। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई डायोरामा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन थे।
आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी अपने प्रिपरेशन में DSSB की प्रिपरेशन में हेल्प मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।